हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है, जैसे मान लो हमने Na+ कहा, हमने Ca2+ कहा, हमने Cl- कहा, CO3 2- कहा। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज हमने लगा दिए, मतलब इन्हें आयन बना दिया, वो कैसे होता है और साथ साथ में कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है, उसका चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों। हम लोग किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अबाउट केमिकल्स। हम लोग किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? केमिकल्स। तो आपके पास में जो कुछ भी चीज आप देखते हो, है ना, एवरीथिंग दैट यू सी सराउंडिंग योर सेल्फ आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ठीक है, चाहे वो ये पेन की प्लास्टिक हो, चाहे जो आपने खाना खाया है, वो खाना जो आपने खाया बच्चों वो जनरली ऑर्गेनिक रहता है, और ये जो प्लास्टिक मैंने दिखाई है आपको, ये है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो कोई भी केमिकल की बात अगर आप कर रहे हो बच्चों, तो केमिकल जो है वो किसके बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज एटम्स। किसके बनते हैं ये लोग? एटम्स के बनते हैं। ठीक है, किसके बनते हैं? एटम्स। अब मान लो, जैसे मान लो मेरे पास एक तरह का ये एटम है। जब ऐसा सिमिलर टाइप का एटम आपस में काफी दफा जुड़ेगा, जब ऐसा सिमिलर टाइप का एटम ऐसे काफी दफा जुड़ेगा, जब ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ एटम, कैसा सिमिलर टाइप ऑफ एटम आपस में काफी दफा जुड़ेगा बच्चों, वो क्या बना देगा? वो बना देगा एक एलिमेंट। क्या बना देगा? एलिमेंट। ठीक है, एक ही तरह के एटम जब आपस में जुड़ेंगे बच्चों, याद रखना है, जब एक ही तरह के एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो वो लोग बना के देंगे हमें एक एलिमेंट। ठीक है, अब ऐसा हो गया कि मान लो एक एटम था, इसके साथ में इसी का दूसरा एटम जुड़ गया। तो अब जब दो एटम या उससे ज्यादा होते हैं, हम उन्हें क्या कह देते हैं? हम उन्हें कह देते हैं मॉलिक्यूल। क्या कह देंगे बच्चों? मॉलिक्यूल कह देंगे। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे ये मैंने ऊपर जो आपको एग्जांपल दिया, मान लो ये हमारे ऑक्सीजन का है, तो बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम जुड़े और उन्होंने क्या बना दिया? ऑक्सीजन का एटम बना, ऑक्सीजन एलिमेंट बना दिया। राइट। अगर यहां पे बात कर रहा हूं तो मैंने देखा एक एटम और दूसरा एटम ऑक्सीजन के साथ में आया है, तो इसने बना दिया O2। क्या बना दिया? O2। O2 मतलब डाई ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के 3 एटम साथ में आ जाते तो ये बन जाता O3, और इसे कहा जाता ओजोन। क्या कहा जाता? ओजोन, जो हमारी अर्थ के ऊपर लेयर बनाए हुए हैं। राइट। तो व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड बेटा, कि एक एटम जब दूसरे अपने ही जैसे एटम के साथ जुड़ेगा है और काफी बार जुड़ेगा तो वो फॉर्म कर देगा एक एलिमेंट। ठीक है, और जब दो एटम आपस में साथ में रहते तो उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल। इस केस में हमारा मॉलिक्यूल जो है वह कैसा है? वो है डाई एटॉमिक। क्यों डाई एटॉमिक है? क्योंकि बच्चों यहां पर कितने एटम जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। वैसे इस O3 के केस में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। क्या हो जाएगा? ट्राई एटॉमिक, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की कहानी क्लियर हुई। तो अब थोड़ा सा एक और अलग चीज पे जाते हैं। मान लो एक एटम तो ये था, इसके साथ में ये दूसरे टाइप का एटम आ गया। ठीक है, एक एटम तो ये था, ये लेट्स से दिस इज X, और 2 एटम हमारे पास Y के आ गए। तो जब ऐसा हो कि एक एटम किसी एक एलिमेंट का हो और बाकी एलिमेंट जो है, बाकी जो एटम है वो किसी दूसरे एलिमेंट के हो, और ऐसी चीजें आपस में जुड़ेंगी, तो बच्चों ये क्या बना देंगी? ये बना देंगी हमारे लिए एक कंपाउंड। क्या बना देंगी? कंपाउंड। तो एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कैन इंक्लूड वाटर, इट कैन इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन इंक्लूड NaCl, राइट, और भी बहुत सारे हैं, पर हम ये 2-3 को ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो H2O की बात करिए। H2O में आप कितने एटम देख पा रहे हो? कितने तरह के एटम देख पा रहे हो? तो पहले ये समझो, H2O जब आप लिखते हो तो आप कितने तरह के एटम्स देख पा रहे हो बच्चों? आप देख पा रहे हो 2 एटम्स, 2 तरह के एटम्स। एक तो एटम यहां पर हो गया बच्चों हाइड्रोजन का, और दूसरा एटम हो गया यहां पर ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके 2 अलग अलग तरह के एटम्स आपस में जुड़ करके कंपाउंड बना रहे थे, और कंपाउंड की जो बिल्डिंग यूनिट होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है बच्चों, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। एलिमेंट की बिल्डिंग यूनिट को हमने कहा था एटम, कंपाउंड की बिल्डिंग ब्लॉक को या बिल्डिंग यूनिट को बच्चों हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर
टोटल कितने एटम थे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, टोटल कितने एटम थे, यू अंडरस्टैंड, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम थे बच्चों। देखो दो तरह के एटम हो गए, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितना है यहां पर, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो टोटल कितने एटम हो गए यहां पर, 3 हो गए, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने तरह के एटम्स हैं, तो बच्चों 2 तरह के हैं सर, एक तो हो गया कार्बन और सर दूसरा हो गया ऑक्सीजन, राइट। अब सर तुमको पूछ लेते हैं, बेटा बताओ कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, सर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। कैसे देखा हमने ये, हमने देखा कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में नीचे 2 था, ठीक है। ये जब ऐसा लिखा जाता है O2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सर कार्बन का सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं था, मतलब वहां पर 1 एटम है, और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में सर 2 था, इसलिए वहां पर 2 एटम है। तो यहां पर भी सर कुल मिला के 3 एटम्स हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अच्छा सर फिर ये बता दो कि NaCl के अंदर कितने तरह के एटम्स हैं और कितने एटम है। सर यहां पर 2 तरह के एटम्स हैं, एक है Na मतलब सोडियम, और सर दूसरा है यहां पर Cl मतलब क्लोरीन, राइट। सोडियम और क्लोरीन। सोडियम सर सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्लोरीन में भी कुछ नहीं है सबस्क्रिप्ट में, मतलब यहां पर भी क्लोरीन के कितने एटम है, 2। तो सर NaCl में कुल मिलाकर के हमारे पास में 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये एटम एटम का आप बहुत पहाड़ा पढ़ रहे हो, तो एटम है क्या। देखिए एटम क्या है, जैसे आपको दीवार बनानी है, ठीक है, अगर आपको वॉल बनानी है बच्चों, मान लो मैं यहाँ पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, लेट मी कंस्ट्रक्ट अ वॉल हियर। तो इस वॉल को बनाने के लिए बच्चों मुझे क्या क्या चाहिएगा, इस वॉल को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, आई वुड नीड व्हाट वुड आई नीड, आई वुड नीड सम ब्रिक, आई वुड नीड सम मोर्टार, ठीक है, मोर्टार मतलब सीमेंट और रेती का पेस्ट, ठीक है। अब देखो ये जो वॉल में बना रहा हूं, इस वॉल की बिल्डिंग यूनिट क्या है, इस वॉल को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज जो मुझे चाहिए थी वो क्या थी, मोर्टार तो बहुत सारा पड़ा है, चलो मेरे पास सीमेंट और रेती तो बहुत सारी पड़ी है, बट प्राइम नेसेसिटी क्या थी इस वॉल को बनाने के लिए, क्या थी, ब्रिक, यस। वैसे ही एलिमेंट को या कंपाउंड को बनाना हो तो मेरी प्राइम नेसेसिटी क्या है बच्चों, मेरी प्राइम नेसेसिटी है एटम्स। क्या है, एटम्स। अब एटम्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा सा, ये बहुत काम का है, मैं चाहूंगा आप लोग इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, और अगर हो सके तो बच्चों साथ साथ में नोट्स बनाइए, हो सके तो साथ साथ में आप इसको किसी एक रफ नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एटम्स में बच्चों 2 चीजें होती हैं, एटम्स के अंदर 2 चीजें फाइंड की जाती हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है ऑर्बिट। कौन कौन सी चीजें फाइंड करेंगे इनसाइड द एटम, यू विल बी एबल टू फाइंड द न्यूक्लियस एंड यू विल बी एबल टू फाइंड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट अकेले भी हो सकते हैं या फिर काफी सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्ट्रक्चर समझे एटम का, यस और नो, अरे यस और नो तो बदलिए, जल्दी बताइए यस और नो। हाँ, तो सबसे पहले अगर आप एटम के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आप ध्यान दोगे किसके ऊपर, उसके न्यूक्लियस के ऊपर। तो चलिए ये न्यूक्लियस बना देते हैं। इस न्यूक्लियस के ऊपर आपको देखने मिल जाते हैं कुछ चीज जिसे आप कहेंगे ऑर्बिट। क्या कहेंगे, ओहो, यस, यू विल बी कॉलिंग सच स्ट्रक्चर एज ऑर्बिट विच इज ऑलमोस्ट कवरिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। चलो ये आपका कौन हो गया बच्चों सेंटर पे, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। सराउंडिंग द न्यूक्लियस बच्चों यहां पर क्या आ गया, आपके पास में आ गया ऑर्बिट, है ना भाई, क्या आ गया तुम्हारे पास, ऑर्बिट आ गया और न्यूक्लियस आ गया। अब इनसाइड दिस ऑर्बिट एंड द न्यूक्लियस स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ऐसा कंसिडर करते थे कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, इट इज इनडिविजिबल, मतलब मैं इसको और ज्यादा तोड़ सकता नहीं हूं, दिस इज द लास्ट थिंग। किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, और ऐसा माना जाता था कि जब ऐसे जगह पे आप पहुंच चुके हो कि और तोड़ा ना जाए, तो आप पहुंच चुके हो एक चीज के पास में जिसका नाम था एटम। बट जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी, हमें एहसास हुआ कि यार एटम के अंदर भी कुछ चीज है। तो वो चीज जो एटम के अंदर थी उसको हमने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कहां पे फाइंड किए जाते हैं,
जो फाइंड किए जाते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है बच्चों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। 2 हमें देखने मिलते हैं न्यूक्लियस में, जिसमें से एक को हम कहते हैं बच्चों प्रोटॉन। क्या बोलोगे? प्रोटॉन। और दूसरा जो होगा बच्चों उसको कहा जाएगा न्यूट्रॉन। तो एक तो हो गया प्रोटॉन और दूसरा हो गया न्यूट्रॉन। उसी तरीके से तीसरा वाला जो है वो हमको देखने मिल जाएगा ऑर्बिट के अंदर, और इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आपके पास में 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको ध्यान में रख के रखने हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। अब पता है मजेदार बात क्या है? इन जो सब एटॉमिक पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं इनके पास होते हैं चार्जेस। क्या होते हैं? चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों उसके पास है नेगेटिव चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो है ये भगवान के आदमी हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इनके पास दे हैव नो चार्ज, दे आर नॉट पॉजिटिव नीदर आर दे नेगेटिव। अब एक बात समझ के रखनी है, किसी भी एटम के अंदर जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर जनरल केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मान लो अगर मेरे पास में 10 प्रोटॉन है जिनका चार्ज पॉजिटिव था, और मेरे पास उसको इक्विलेट करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में डालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है जिनका चार्ज नेगेटिव था, तो देखो ये 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और मेरा जो एटम था वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब मेरे एटम के पास में एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता है। ना तो वो पॉजिटिव होगा एटम, ना तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जनरल केस में बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, जिसकी वजह से मेरा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन की तो मुझे बात ही नहीं करनी है, न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो इस संसार से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है? उसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे जो काफी हैवी हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। दे आर वेरी हैवी, अप्रोक्सीमेटली लाइक 1800 से 1900 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। 1832 करके एक होता है, वो एग्जैक्टली अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग ये जनरल डिस्कशन ले रहे हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट नंबर तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। तो ये 1800 से 1900 तरह मतलब टाइम्स इज हेवी देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है भाई? कि अगर मेरे पास 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन है तो उसको जब मैं कंपेयर करूंगा प्रोटॉन के मास से, तो वो लगभग 1800 ग्राम का प्रोटॉन होगा। समझ रहे हो आप कितना भारी है प्रोटॉन? उतना ही भारी है न्यूट्रॉन। तो किसी एटम का सबसे ज्यादा जो मास होता है, सबसे ज्यादा जो वजन आता है, वो आता है इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से। वो आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से। इसको तुम ऐसे समझ लो कि तुम सब्जी लाने गए हो और तुमने 10 किलो जो है तुमने 10 किलो क्या खरीदे हैं? पोटैटो खरीदे हैं, और उसके साथ तुमने कांटे में क्या कर दिया? 2 मिर्ची डाल दी है। अरे मिर्ची लिख रहा था 2 चिली डाल दिए तुमने। तो किसका वजन ज्यादा होगा यार? तराजू में किसका वजन आएगा? मिर्ची का वजन आएगा कि आलू का वजन आएगा? 10 किलो आलू बहुत ज्यादा मायने रख रहा है, राइट? तो सारा का सारा वजन तो पोटैटो का ही आएगा, चिली के वेट को तो कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। सिमिलरली यहां पर है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हैवी थे इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, तो इनके मास को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, इसको कहा जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। तो आपके पास में 2 चीजें आएंगी, एक आएगा एटॉमिक मास या फिर वेट। व्हाट इज एटॉमिक मास और वेट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये दोनों ही कहां पर होते थे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये होते थे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन हैं, उनकी जो समेशन होगी, उनकी जो संख्या होगी, उसे कहा जाएगा एटॉमिक
मास, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ एटम, एटम का सारा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है बच्चों, न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर थे, राइट। वहीं पर आता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, जस्ट अ मिनट, या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों सेम ही तो होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज देखो, ऑर्बिट के अंदर आपको क्या देखने मिलते थे, इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलते थे। क्या देखने मिलते थे, इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलते थे। अब आइए इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर, जो ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट होता है वो किसको सराउंड करता है, वो सराउंड करता है न्यूक्लियस को, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड में मैंने एक ऑर्बिट प्लॉट कर दिया। ये एक ऑर्बिट है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, राइट, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट। इस फर्स्ट ऑर्बिट को एक नाम दे दिया जाएगा बच्चों, इस फर्स्ट ऑर्बिट को नाम दे दिया हमने के। क्या नाम दे दिया, के, ठीक है। फिर आया दूसरा ऑर्बिट, इस दूसरे ऑर्बिट को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, दूसरे ऑर्बिट को हमने नाम दे दिया एल। क्या नाम दिया, एल। फिर आया तीसरा ऑर्बिट, जस्ट अ मिनट, या यस, तीसरे ऑर्बिट को नाम क्या दिया हमने, एम। और जो जस्ट अ मिनट, इसको ऊपर लगाते तो लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, एम। और फिर अगला ऑर्बिट आया, बताओ इसका नाम तो आपको पता चली गया होगा, क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं तो के एल एम, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा एन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अराउंड, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड में जो प्रेजेंट हमारे ऑर्बिट्स हैं वो हैं। अभी ऑर्बिट का अलग अलग नाम दे रखा है हमने, के एल एम एन। तुम कहोगे सर ये क्या मन में आया इसलिए डाल दिया, नहीं यार मन में नहीं आया, ये यही फॉलो होता है, ये साइंटिफिकली दिया गया है, ठीक है। ये के एल एम एन जो नाम है ये एक्चुअली दिए गए हैं, इसके आगे भी जाओगे तो वो पी आता रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमको समझना क्या है, हमको समझना है अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है। क्या समझना है बच्चों, हमें समझना है यहां पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सब ऑर्बिट के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या सब ऑर्बिट के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आंसर होता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, तो सर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या कितने होते हैं। अब देखो कितने हो सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है 2n², जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अब मान लो हमको k के लिए जानना है, ठीक है, हमको जानना है k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फॉर्मूला लगेगा 2n², फॉर्मूला लग गया क्या, 2n², जहां पर n की वैल्यू क्या है, ये पहला, और जस्ट अ मिनट, ये, अरे वाह, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो अभी हमने एक ऐसा आइटम लिया जिसके अंदर 4 ऑर्बिट है, ठीक है। तो पहला ऑर्बिट ले लो के, उसके लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2। इसका मतलब के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सर, क्या होगा आपका आंसर, 2 हो जाएंगे। तो लगा दीजिए एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, राइट। सेकंड में आइए, के मतलब के बाद कौन आ गया, एल। फॉर्मूला सेम रहने वाला है 2n², n की वैल्यू यहां पर 1 से बढ़कर के कितनी हो जाने वाली है, 2 हो जाएगी। तो 2 के पावर में 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 2 सा 8। तो अगला जो तुम्हारा ऑर्बिट होगा L, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसी तरीके से आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि M और N के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो M में मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, N आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 2n² लग रहा है, N की वैल्यू यहां पर क्या जाने वाली है बच्चों, 3 हो जाएगी।
तो 2 3 के पावर में 2, मतलब वापस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 जा 18। तो अगले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक साथ में हो, यहां तक साथ में हो, 20 मिनट का वीडियो हो गया, यहां तक साथ में हो। अगर हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और बताओ कि सर आप अभी हमारे साथ में बने हुए हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन आया कि सर ऐसे तो हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब एक चीज से जिसका नाम है क्या, ऑक्टेट रूल से। क्या, ऑक्टेट रूल। अब बच्चों ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। बच्चों अगर आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसको अपने आप को स्टेबल बनाना है, स्टेबल बनाना है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब देखो मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं तो यार मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ, मुझे बड़ा खाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ यार। तो मेरे को खाने के लिए ना कम से कम 4 रोटियां चाहिए, कम से कम 4 रोटियां चाहिए, सब्जी के साथ में या दाल के साथ में। ठीक है, ऊपर से तुम कहो यार सर रायता ले लो, सर पापड़ ले लो, सर अचार ले लो, सर थोड़ा सा मिठाई भी ले लो। ये क्या हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। बट मुझे बेसिकली अगर खाना खाना है और पेट भरना है तो कम से कम कितनी रोटियां चाहिए थी, 8, सॉरी 4 रोटियां चाहिए थी, वो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तब कहीं जाके मेरा पेट भरेगा। उसके अलावा अगर तुमने मुझे छाछ पिला दी है, पापड़ खिला दिया है या फिर और कुछ डेजर्ट वेजर्ट दे दिया है तो अच्छा हो जाएगा, बट 4 रोटी तो कम से कम चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी ऑक्टेट रूल जो है वो ऐसा कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, बट अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेरा एटम कैसा होगा भाइयों बहनों, वो होगा स्टेबल। अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन से हैं, एल एम एन ओ ऑनवर्ड्स होंगे, ठीक है। बट अगर मेरे पास मान लो के ही मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मेरे पास कोई एक ऐसा आइटम है जिसके पास केवल एक ही ऑर्बिट है, जिसके पास केवल एक ही ऑर्बिट है वो है के, तो उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो स्टेबिलिटी के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये आपको समझ में आ गया है क्या, कि सर अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एटम स्टेबिलिटी अटेन करे हुए रहे तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, होने चाहिए, पर क्या हर बार होंगे, क्या हर बार होंगे, नहीं होता ऐसा नहीं होता। अगर होता तो फिर केमिस्ट्री आसानी हो जाती एकदम। ऐसे हमारे कुछ ही हमारे पास ऐसे कुछ ही आइटम्स होते हैं, ऐसे कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिनके पास में ये आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आर्गन हो गया, फिर हमारे पास हीलियम हो गया, हमारे पास नियोन हो गया। ये सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये स्टेबल हैं। और इन स्टेबल लोग को कहा जाता है क्या, इनर्ट गैसेस। क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस। आगे जाकर के आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, वहां पर 18th ग्रुप जो होता है, 18th ग्रुप जो होता है वहां पे ये सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है स्टेबल है, इनको कोई मतलब नहीं है आजू बाजू में क्या हो रहा है, कहाँ पे आग लग रही है, कहाँ पर दुनिया फूट रही है, जल रही है, मर रही है। आग लगे बस्ती में बाबा जी रहते मस्ती में, ये वैसे वाले हैं, ठीक है। इनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि इन्हें जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे उतने इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट है, कोई एटम है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। कितने हो सकते हैं, मान लो उसके पास 5 6 या 7 है, ठीक है, ऐसा समझो आप।
चार 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको दो भाग में बांट देते हैं। हमारे पास 3 तरह के आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है, 3 तरह के आइटम्स हो सकते हैं, जस्ट अ मिनट। या एक जिसके पास होंगे कम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 के जगह 8 के जगह 5 होंगे, ठीक है, या 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, ठीक है। 8 वाले की तो बात ही नहीं करनी, 8 वाले तो भैया यहाँ पे स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। ये लोग क्या है, डेफिशिएंट है, ये लोग क्या है, डेफिशिएंट है। दूसरे होते हैं जिनके पास आउटर मोस्ट में खाली क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले, तो इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 2 या 3, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 के जगह। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास आउटर मोस्ट में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये लोग क्या करते हैं, जिनके पास 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, वो लोग कहते हैं यार कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर ये जो 1 2 3 वाले थे, ये क्या कहते हैं, यार 1 2 3 है, ऐसा करते हैं हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। और ये जो 4 वाले हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग कहते हैं यार हम लोग ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर ही कर लेते हैं। जनरली लोग शेयर करते हैं, ठीक है, बांट लेते हैं आपस में। रिसेस में टिफिन बांटते हो ना, आपस में साथ में लेके बैठ जाते हो, 7 8 10 जने पूरा ग्रुप, फिर किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, बांट के खाते हो, तो ये यहाँ पे शेयरिंग होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स वालों की। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे हैं बच्चों, वो लोग एक खास तरह का बॉन्ड बनाते हैं जिसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो 5 6 7 और 1 2 3 वाले थे, ये लोग क्या करते हैं, इधर डोनेट या फिर गेन करते हैं। तो ये लोग एक अलग तरह का बॉन्ड बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हैपेंस टू बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर्ड टू कोवैलेंट। कोवैलेंट जो है बच्चों वो वीक होता है, और आयोनिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये एक्सेप्ट और डोनेट के आगे की जो कहानी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं एक बार फटाफट एकदम रिवीजन करवा देता हूँ आपका। हमने बात करी बेटा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करी हमने, जहाँ पर हमने डिस्कशन किया कि भाई एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। मिक्सचर के बारे में बात नहीं करी है, ठीक है। एलिमेंट वो होते हैं जो सिमिलर तरह के आइटम्स के बनते हैं, उन्हें कहा जाएगा एलिमेंट। और कंपाउंड वो होते हैं जो डिसिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स के बनते हैं, 2 या उससे ज़्यादा तरह के जो आइटम्स होंगे उसके द्वारा जो बनेंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, बच्चों, उन्हें कहा जाएगा व्हाट विल यू कॉल देम, बताइए क्या कहोगे उसे आप। 2 या उससे ज़्यादा तरह के जो आइटम्स के बनेंगे, उन्हें क्या कहेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे बच्चों, उन्हें हम लोग कहेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, राइट। यस और नो, जस्ट अ मिनट, एम आई विजिबल। चलो मैं गायब हो गया कहीं पे, अच्छा ठीक है, चलो वापस आ गया। तो कंपाउंड जो है वो 2 या उससे ज़्यादा तरह के आइटम्स के बनते हैं। इनका जो ग्रुप होता है उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। फिर हमने समझा कि आइटम्स क्या होते हैं, जैसे दीवारों को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, वैसे एलिमेंट्स या केमिकल को बनाने के लिए आइटम्स चाहिए होते हैं। आइटम्स को पहले कंसिडर किया जाता था इंडिविजिबल, बाद में पता चला कि उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं इन ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने मिलता है, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने मिलता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली हो सकता है। फिर हमने ये भी देखा था कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होती है, इसलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर हमने बात करी एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक वेट या मास जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। हमने देखा एटम के अंदर ऑर्बिट जो थे वो KLMNOP के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर K का नंबर 1 है, K का 1 है, L का 2 है, M का 3 है, N का 4 है, एंड सो ऑन गोज ऑन। हमने फिर ये फॉर्मूला देखा था 2n², जिसको यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट के अंदर। N की वैल्यू होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट,
तो हमने के लिए फाइंड किया 2 इलेक्ट्रॉन, एल के लिए 8 और एम के लिए 18। एन का जो है बच्चों वो आपका होमवर्क है। हमने ऑक्टेट रूल समझा। हमने ऑक्टेट रूल समझा कि एटम को अपने आप को स्टेबल बनाना है तो आउटर मोस्ट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा एटम है वो स्टेबल रह पाता नहीं है। तो अगर वो स्टेबल नहीं रह पाता तो अपने आप को स्टेबल बनाएगा कैसे? अगर उसके पास 8 से कम मतलब 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और 8 बनाने की कोशिश करता है। और अगर उसके पास में कम है, आई मीन ज़्यादा है, जैसे मान लो उसके पास 1 2 3 है, 1 2 3 है, तब वो क्या करेगा? तब भी उसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, 1 2 3 रहेंगे तो डोनेट किया जाएगा, 5 6 7 रहेगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, और 1 2 3 या 5 6 7 रहेंगे तो उसको हम लोग डोनेट या गेन करके आयनिक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कैसे हुए और एक्सेप्ट कैसे हुए, और उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे चार्ज कैसे आया हमारे एटम के पास में और वो आयन बना, और साथ ही साथ में कंपाउंड कैसे बना उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा बना है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट देखिए जब तक आप बारीकियों से चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आपको क्या है आगे प्रॉब्लम आती रहेगी। तो थोड़ा सा बारीकियों से समझ रहे हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल लगता है कि फ्यूचर में यूज़फुल हो सकता है या फिर अभी भी यूज़फुल हो रहा हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।